असलम खानजादा ने माहीन को अपने कमरे में एक जरूरी बात करने के लिए बुलाया तो अपने दुपट्टे को लापरवाही से कांधों पर डालती उनके कमरे की तरफ बढ़ी थी। इस वक्त तो बहुत आम से घरेलू होलिये में थी, बाल चुटिया में कैद थे, लेकिन कई लटियां चेहरे पर भी झूल रही थी। सुर्ख और सफेद चेहरा मेकअप के बगैर भी चमक रहा था। चेहरे पर मुलायमियत और मासूमियत थी। वो जब अपने दादा असलम खानजादा के पास पहुंची तब तक कांधों पर रखा दुपट्टा एक कांधे पर आ चुका था और अब आधे से ज्यादा जमीन पर सलामी दे रहा था। वो प्यार से चहकती हुई अपने दादा के पास जा बैठी थी, जिनके चेहरे पर उसे देखते ही शफकत भरी मुस्कुराहट उजागर होने लगी थी। असलम खानजादा चंद पल उसे इधर उधर की बातें करते अपने असल मकसद की तरफ आने लगे। वो जो बात माहीन से करने वाले थे तो आगे से उसका रद्द-ए-अमल बखूबी जानते थे, लेकिन किसी तरह उन्हें अपने दिलो दिमाग में गर्दिश करते अल्फाज को जबान देनी थी, क्योंकि फिर ही कहीं जाकर उनकी अपनी ख्वाहिश पूरी होने की उम्मीद नजर आनी थी। बात शुरू करने से पहले असलम खानजादा ने अपने सामने पटर पटर करती माहीन का हाथ पकड़ा तो वो थोड़ा चौंकी थी। उसने चुप होते असलम खानजादा के चेहरे को बगौर जांचा। अब उसके दिमाग में झमाका हुआ कि वो तो उनकी कोई जरूरी बात सुनने के लिए आई थी। इससे पहले कि वो उनसे पूछती वो खुद ही बोल पड़े, माहीन बेटा, मैंने तुमसे एक जरूरी बात करनी थी और वो बात ये थी कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा और जरियाब का निकाह हो जाए। आंखों में खास उम्मीद लिए वो माहीन की तरफ देखते अपनी बात कहते माहीन के दिमाग को चंद पल के लिए सुन कर गए थे। दादा साईं, कि आप क्या कह रहे हैं? हरगिज़ नहीं, मुझे उनसे निकाह नहीं करना। सब कुछ आपके सामने है, फिर भी आप मुझे उन अकड़ू खान की जिंदगी में शामिल करना चाहते हैं। माहीन ने हैरानगी से मुंह बसोड़ते उनसे सवाल किया था। वो अपना हाथ उनके झुर्रियों ज़दा हाथ से चुराती नजरें भी चुराने लगी थी, क्योंकि जानती थी कि अगर वो अपनी बात मनवाने पर आए तो वो कुछ भी नहीं कर सकेगी। मगर बेटा देखो, मेरी खुशी इसी में है, और वैसे भी वो बस ऊपर ऊपर से सख्त बनता है, वरना परवाह तो उसे सबकी है। असलम साहब ने अपनी खुशी बयान करने के साथ उसे दरियाब की खूबी बताने की कोशिश की थी, जिस पर कोई तबसरा करने के बजाय माहीन ने नखुवत से सर झटका था। अभी दादा पोती में आगे मजीद बात होती जब उसी वक्त दरियाब खानजादा दरवाजे पर दस्तक देता कमरे में चला आया। माहीन पर इस तरह भरी कैफियत छाने लगी कि कहीं दादा साईं दोनों से एक साथ शादी के लिए रजामंदी ना लेने लगे। इसीलिए माहीन बहाना बनाती जल्दी से वहां से उठाई थी, लेकिन कमरे के दरवाजे से निकलते साथ ही वो कुछ देर के लिए वहीं खड़ी हुई। दिलो दिमाग में ये सोच पैदा होने लगी कि दादा साईं सब दरियाब खानजादा से भी ऐसी वैसी कोई बात लाजमन करेंगे तो यकीनन वो भी उनकी बात सुनते ही इनकार कर देगा। वो अच्छे से दरियाब खानजादा की खुद से नापसंदीदगी के बारे में इल्म रखती थी। ये सब सोचते ही वो कुछ मुतमईन सी होती आगे कदम बढ़ा गई। माहीन खानजादा काफी तेज रफ्तारी से सीढ़ियां चढ़ते जैसे ही कॉरिडोर की तरफ पलटी ही थी कि उसकी तरह सामने से आती जल्दबाजी का शिकार दरियाब खानजादा से जा टकराई थी। इस टकराव पर गिरने के खौफ से माहीन के मुंह से जोरदार चीख निकली थी, जिस पर बरवक्त दरियाब ने संभालते उसे भी गिरने से बचा लिया था, वरना वो तो नहीं माहीन बेचारी बुरी तरह से जमीन बोस हो जाती। क्या मसला है, देख कर नहीं चल सकती क्या? दरियाब ने अपने अजली रूड लहजे में पूछा था। उसके अंदाज पर माहीन ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींची थी। चूंकि गलती दोनों की थी, लेकिन वो सिर्फ उसे सुनाने लगा था। आपके लिए भी मेरा यही सवाल है कि देख कर नहीं चल सकते क्या? चुप रहना और डरना तो माहीन ने भी नहीं सीखा था, इसीलिए दू बदू जवाब देते उसके सामने से हटी थी, जिस पर दरियाब खानजादा ने नागवारी से उसे देखते बोलने के लिए लब वाह किए, लेकिन फिर भी अपनी मजबूत कलाई पर बंधी घड़ी पर वक्त देखता वो नफी में सर हिलाता एड़ियों की जानिब चल दिया। जब उसके कानों में माहीन की आवाज पड़ी तो उसके चलते कदम रुके थे। एक मिनट रुकें प्लीज, वो जल्दी से कहते दोबारा से उसके मुकाबिल आई तो उसे मजबूरन रुकना पड़ा। कुछ बोलने के बजाय उसने बस सवालिया निगाहों से माहीन की तरफ देखा था, जो उसे रुकते अब बोलने के लिए अल्फाज तलाश कर रही थी। वो मैंने आपसे पूछना था कि दादा साईं ने हम दोनों के हवाले से आपसे कोई बात की है क्या? माहीन ने उसे रोक तो लिया था, लेकिन अब सीधी बात पूछना उसे मुश्किल लग रहा था, तो उसी तरफ वो उसकी बात पर ना समझी से उसकी तरफ देखने लगा था। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। दादा साईं, किस हवाले से बात करना थी? और प्लीज जल्दी बोलो जो भी बात है, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। दरियाब ने किसी कदर उकताहट से कहा तो माहीन ने एक नजर बगौर उसके खूबरू चेहरे को देखा और फिर एक गहरी सांस भरते हुए बोली, उन्होंने हम दोनों की शादी की बात की थी,
نہ جانے یہ خیال ان کے دل و دماغ میں کیسے آ گیا۔ خیر مجھے کہنا تھا کہ میں ان کو انکار کر چکی ہوں، آپ بھی انکار کر دیجیے گا، بجائے ان کی کسی بلیک میلنگ میں آئے۔ بغیر جھجکے دو ٹوک انداز میں اپنی بات مکمل کرتی ماہین بغیر زریاب خانزادہ کے چہرے کے تاثرات جانے تیز قدموں سے وہاں سے چلی گئی تھی۔ وہیں اس کی بات پر پہلے کچھ پل زریاب خانزادہ حیران اور پریشان ہوا تھا، پھر جیسے ہی ماہین کی بات کرنے کا انداز یاد آیا، اس کی مردانہ انا کو ٹھیس لگی تھی۔ کیسے وہ اس کے منہ پر اس کی ذات کی نفی کر کے گئی تھی؟ بے شک اگر اسفند صاحب زریاب سے اس متعلق بات کرتے تو اس کا بھی یہی جواب ہونے والا تھا، لیکن خود سے پہلے ماہین کا اس طرح انکار اسے شدید غصے سے دوچار کر گیا تھا۔ آئی بڑی، میں نے انکار کر دیا ہے۔ تم نے ایک بار انکار کیا ہے ماہین بی بی، میری طرف سے تو 100 بار انکار ہے۔ زریاب خانزادہ خود سے بڑبڑاتے جلتا سلگتا وہاں سے گیا تھا۔ اسفند خانزادہ کو حسب توقع زریاب خانزادہ کی طرف سے بھی جب ان کی خواہش رد کی گئی تو انہیں گہرا رنج پہنچا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ اس موضوع کو وہیں فراموش کر گئے تھے کہ وہ دونوں کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کرنا چاہتے تھے، اسی لیے وہ اب اپنے دل کی خوشی کو مارتے ماہین کے لیے باہر سے رشتے تلاش کرنے لگے تھے۔ ماہین کو پڑھائی میں زیادہ دلچسپی نہیں تھی تو وہ انٹر کے بعد ہی تعلیم کو خیرآباد کر چکی تھی، اسی لیے اسفند صاحب اب جلد از جلد اس کے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتے تھے، کیونکہ ان کے بعد اس کا زریاب کے ساتھ رہنا معاشرے کے لیے ہرگز قابل قبول نہیں ہونا تھا۔ زریاب خانزادہ ان کے اکلوتے بیٹے کا بیٹا تھا، جبکہ ماہین ان کے بیٹے کی دوسری بیوی کی بیٹی تھی، اور وہ بھی پہلے شوہر سے۔ یہی وجہ تھی کہ زریاب خانزادہ کو وہ ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی، وہ اپنے باپ کی دوسری بیوی کو اپنی ماں کی حیثیت سے قبول ہی نہیں کر سکا تھا، اور پھر کچھ ہی عرصے کے بعد اس کا باپ اور اس کی دوسری بیوی ایک کار حادثے میں جاں بحق ہو گئے تھے۔ تب اسفند صاحب نے زریاب کے ساتھ ماہین کو بھی اپنی محبت بھری آغوش میں لے لیا تھا کہ انہیں یہ معصوم سی بچی چند دنوں میں ہی بہت پیاری ہو گئی تھی، لیکن زریاب خانزادہ اس کے لیے اپنا دل نرم نہیں کر سکا تھا۔ کچھ وہ بس خود میں گم رہنے والا انسان تھا، اسی وجہ سے ماہین کی ذات کا ہونا یا نہ ہونا اس کے لیے اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ اسفند صاحب لاؤنج میں بیٹھے ماہین کے ہاتھ کی بنی چائے اور دیگر لوازمات سے لطف اندوز ہو رہے تھے جب اسی وقت زریاب خانزادہ اپنی دوست مریم کے ساتھ گھر میں آیا۔ مریم اس کی کلاس فیلو بھی رہی تھی اور اب اس کی بزنس میں اس کے ساتھ تھی۔ وہ ایک ماڈرن سی لیکن سلجھی ہوئی لڑکی تھی۔ وہ دونوں خوش اسلوبی سے اسفند صاحب کو سلام کرتے ان کے نزدیک چلے آئے تھے۔ مریم تو مسکراتے چہرے کے ساتھ ان کے پاس بیٹھی گپیں لگانے لگی تھی، جبکہ زریاب کپڑے تبدیل کرنے کی نیت سے اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ کچن میں مصروف ماہین نے جب لاؤنج میں ایک سے زیادہ آوازیں سنی تو وہ جلدی سے باہر نکلی تھی، لیکن سامنے اپنے دادا سائیں کے سامنے بیٹھی شخصیت کو دیکھتے اس کے ماتھے پر ناگواری کے بل آئے تھے، جبکہ اس پر نظر پڑتے ہی اسفند صاحب بولے تھے، ماہی بیٹا جاؤ مریم اور زریاب کے لیے بھی چائے لے کر آؤ۔ اسفند صاحب کے کہنے پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی واپس کچن کی طرف پلٹی تھی۔ جس طرح زریاب خانزادہ اسے پسند نہیں تھا تو اسی طرح اسے اس سے منسلک مریم سے بھی کوئی سروکار نہیں تھا، حالانکہ مریم اس سے کافی خوش اخلاقی سے بات کرنے کی کوشش کرتی تھی، اسی لیے ماہین انہیں چائے سرو کرتی بہانے سے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، جس کے سبب وہ ان کے درمیان ہونے والی باتوں سے لا علم ہی رہی تھی۔ ماہین اور اسفند صاحب اپنے معمول کے مطابق ناشتہ کر رہے تھے جب اسی وقت زریاب کو وہاں آتے دیکھ کر ماہین حیرانگی کا شکار ہوئی تھی، کیونکہ آج اتوار تھا اور وہ اس دن 10-11 بجے سے پہلے نہیں اٹھا کرتا تھا، لیکن پھر بھی جلد ہی ماہین اپنی حیرانگی کو چھوڑتے بے نیازی سے کاندھے اچکائے اپنے ناشتے کی طرف متوجہ ہو گئی تھی، لیکن چند پل بعد ہی ماہین کی بے نیازی اسفند صاحب کی بات پر اڑن چھو ہوئی تھی۔ ماہین بیٹا آج کچھ دیر تک تیار ہو جانا کیونکہ تمہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ آ رہے ہیں۔ اسفند صاحب نے اپنی بات کہتے ماہین کی طرف دیکھا جو اپنا کھانا بھول چکی تھی، اس کے چہرے پر جھٹ احتجاجی تاثرات چھائے تھے۔ ماہین نے کچھ بولنے سے پہلے ایک نظر زریاب خانزادہ کی طرف دیکھا جو ایسے ناشتہ کر رہا تھا جیسے وہ ٹیبل پر اکیلا ہی موجود ہے۔ مگر کیوں دادا سائیں، وہ بھی اس طرح اچانک؟ ماہین کی سمجھ میں نہیں آیا کہ آخر اسفند صاحب کو اس کی شادی کی اتنی جلدی کیوں پڑ گئی ہے۔ زریاب خانزادہ کے نام سے چھٹکارا میرا ہی تھا کہ دادا جی نئے سرے سے اس کے پیچھے پڑ گئے تھے۔ کیا مطلب، تم نے شادی نہیں کرنی کیا؟ ویسے بھی کوئی جلدی نہیں ہے، مجھے جو تمہارے قابل لگے گا اسی کے ساتھ تمہیں رخصت کروں گا، اسی لیے آپ بغیر کوئی اعتراض کیے وقت پر اپنی تیاری رکھنا۔ اسفند صاحب نے گہری سنجیدگی کے ساتھ بات کی تو ماہین کو نہ چاہتے ہوئے بھی خاموشی اختیار کرنی پڑی تھی۔ 10-11 بجے جب مریم کی بھی آمد ہوئی تو ماہین کوفت کا شکار ہونے لگی۔
लेकिन फिर चेहरे पर मस्नूई मुस्कान सजाते वो इसीलिए अपने कमरे में आ गई क्योंकि असफन साहब ने उसे माहीन के अकेले होने के ख्याल से बुलाया था। मेहमानों के आने पर माहीन चाय लिए लाउंज में आई थी। यहाँ पर असफन साहब के साथ जरियाब और मरियम भी वहीं पर मौजूद थे। मेहमान आने वाले 3 अफराद थे जिनमें एक लड़का और उसके माँ बाप शामिल थे। मेहमानों को चाय देने के बाद माहीन बड़ी मुश्किल से वहां मौजूद सिंगल सोफे पर बैठी थी क्योंकि इस दौरान रिश्ते के लिए आने वाली की आंखें जैसे उस पर जम सी गई थी। उसके अपने वजूद के आर पार होती निगाहें माहीन को सख्त गैर आरामदेह कर गई थी। माहीन के साथ उससे कुछ फासले पर मौजूद जरियाब खानजादा के चेहरे पर शदीद गुस्सा और नागवारी छाने लगी थी। उसने बहुत बारीक बीनी से लड़के की आंखों की हवस देखी थी और फिर वो कब से खामोश बैठा था। एकदम से अपने भारी रोबदार लहजे में बोला था, तुम अब जाओ यहाँ से। अपना ज़ब्त आजमाते जरियाब खानजादा ने माहीन की तरफ देखे बगैर हुक्म दिया तो वो सुकून भरी सांस भरती जल्दी से वहां से निकलती चली गई थी। वो लड़का जरियाब की खुशमगी नजरें खुद पर गड़ी पाकर शर्मिंदा सा होते नजर चुरा कर रह गया था, जबकि असफन साहब ने हैरान सा होते जरियाब खानजादा की तरफ देखा था। आप लोगों के यहाँ आने का शुक्रिया, लेकिन अब आप यहाँ से तशरीफ ले जा सकते हैं क्योंकि हमें आपका सबूत पसंद नहीं आया। जरियाब खानजादा बगैर कोई लिहाज रखे उनके मुंह पर इनकार करते उनका मुंह शर्म से लाल कर गया था। वो तीनों गुस्से से दो चार होते तुन फुन करते अपनी अपनी जगह से उठे और फिर असफन साहब की कोई बात सुने बगैर वो घर से चले गए। उनके निकलते ही जरियाब खानजादा गुस्से से भरा नफी में सर हिलाता अपना सेलफोन पकड़े अपने कमरे में जाने के लिए उठा, लेकिन असफन साहब उसे वहीं रोक गए। ये क्या हरकत थी जरियाब खानजादा? असफन साहब ने गुस्से से ऊंची आवाज में पूछा था। क्या दादा साईं, घर में किसी को बुलाने से पहले कुछ तो जांच पड़ताल कर लेते आप। खैर, मुझे वो लड़का उबाश किस्म का लगा, इसीलिए उन्हें इसी वक्त बाहर का रास्ता दिखा दिया। आइंदा एहतियात कीजिएगा। जरियाब खानजादा भरपूर संजीदगी से बोलता अपनी बात कहते अपने कमरे में चला गया कि अब लाउंज में सिर्फ मरियम और असफन साहब ही रह गए थे। उनके चेहरे पर परेशानी के असरात देखती मरियम उनके पास आ गई, उन्हें तसल्ली देने लगी तो वो गहरी सांस भरे इस बात में सर हिला गए, जबकि चेहरे पर पुरसोच लकीरें बनती चली गईं। इस सब के बाद 1-2 माह गुजरने के बावजूद भी असफन साहब की माहीन के लिए अच्छा लड़का तलाश करने की कोशिशें रंग नहीं लाई थी, जिसकी सबसे बड़ी वजह जरियाब खानजादा था, क्योंकि एक वही था जो हर नया रिश्ता आने पर असफन साहब के कोई फैसला करने से पहले ही कोई न कोई वजह बनाकर लड़के वालों के मुंह पर इनकार करता और बात वहीं खत्म कर दिया करता था। इस सूरत हाल पर असफन साहब परेशान सा होकर रह गए थे। माहीन के लिए कोई मुनासिब लड़का ना मिलने पर वो अपनी मायूसी खत्म करने के लिए जरियाब खानजादा की तरफ मुतवज्जे हो गए थे। उन्हें यही बेहतर लगा था कि वो कुछ अरसे माहीन की शादी को भूल कर जरियाब की शादी करवा दें। वैसे भी वो उम्र में माहीन से बड़ा था और उसकी उम्र भी बढ़ रही थी, लेकिन उन्होंने जैसे ही बड़ी उम्मीद के साथ जरियाब खानजादा के सामने अपनी बात रखी तो वो झुंझलाहट का शिकार होता चीख पड़ा। वो जज्बाती होता असफन साहब से बदतमीजी कर गया था। क्या दादा साईं, क्या हो गया है आपको आजकल? आपको इस मौजू के अलावा कोई और बात क्यों नहीं सोच रही? मुझे इस शादी के झंझट में फिलहाल बिल्कुल नहीं पड़ना, प्लीज। जिंदगी में पहली बार उसकी ऊंची आवाज सुनते असफन साहब शशदर रह गए थे। वहीं जरियाब खानजादा को भी जल्द अपने रवैये का अंदाजा हुआ तो खफीफ सा होता माफी मांगने लगा। आई एम सॉरी दादा जान, आई एम सॉरी, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। जरियाब खानजादा ने उनके हाथों को पकड़ते शर्मिंदगी से सर झुकाया था, मगर असफन साहब का दिल दुखा चुका था कि वो गमगीन से होते उसके हाथों से अपना हाथ निकाल गए थे। जाओ यहाँ से और माफी नहीं मांगो, मैं कुछ ज्यादा ही बूढ़ा हो गया हूँ, इसीलिए समझ नहीं पाया कि अब तुम लोग बड़े हो गए हो तो अपने फैसले खुद कर सकते हो। उनका लहजा लरज रहा था, जिस पर असफन बेबसी का शिकार होने लगा और खुद के गुस्से पर लानत भेजी थी। नहीं दादा साईं, वो जरियाब खानजादा ने एक और कोशिश करनी चाहिए, लेकिन वो हाथ उठाते उसे वहीं रोक के बाहर जाने का इशारा कर गए तो ना चाहते हुए भी जरियाब को इस वक्त उनके कमरे से जाना पड़ा। दरअसल जरियाब आजकल अपनी कंपनी में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू कर रहा था, जिसको लेकर वो बहुत ज्यादा संजीदा था और इससे कई लोगों का रोजगार जुड़ा था। कंपनी के नाम का दारोमदार जैसे उसी पर आ टिका था और यही वजह थी कि इस वक्त शादी का नाम भी सुनना नहीं चाहता था कि उसके पास इन कामों के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं था। इसी चक्कर में वो आज अपनी जान से प्यारे दादा जान का दिल दुखा चुका था और अब सख्त बेचैन सा कमरे में इधर से उधर चक्कर काट रहा था। जब किसी दौर दिल को सुकून नहीं मिला तो वो कमरे से बाहर आया। उसने असफन साहब के कमरे के दरवाजे की तरफ देखा तो माहीन उनके कमरे से आ रही थी। चेहरा कुछ बुझा बुझा सा था
दादा जान ठीक है। जरियाब खानजादा माहीन के खुद के पास से गुजरने पर वो उसे मुखातिब कर गया, क्योंकि दिल में डर था कि कहीं असवन साहब का बीपी ना बढ़ गया हो। माहीन ने पहले नासमझी से जरियाब की तरफ देखा, फिर जवाब देने लगी। दादा जान ठीक तो नहीं है, मगर उनका मूड काफी खराब लग रहा है। आज सोने के लिए भी जल्दी लेट गए और मुझे भी कमरे में जाने को कह दिया। माहीन ने मुंह बसोड़ते जवाब दिया। आखिर में उसकी मशकूक निगाहें जरियाब की तरफ उठी थी कि उसका खास असवन साहब के मुतालिक पूछना उसे कुछ बावर करवा गया था। इसीलिए झट तीखे अंदाज में उसे घूरते हुए दोबारा से बोली, वैसे आप क्यों ये पूछ रहे हैं? मुझे तो लगता है कि इस सब के पीछे आपका हाथ है। क्या कहा है आपने मेरे दादा जान को? अब की बार गुस्से में आते माहीन अपने दोनों हाथ कमर पर जमाए दबंग अंदाज में बोली थी। उसके इस अंदाज पर जरियाब ने नफी में सर हिलाया। वो छोटी सी लड़की जैसे मरने मारने को तैयार खड़ी थी। जरियाब के लिए वो छोटी ही थी, क्योंकि एक तो उससे 11 साल बड़ा था, दूसरा वो अपने कद काट की बदौलत भी जरियाब के सामने बच्ची सी लगती थी। वो मेरे भी दादा हैं, समझी? अब जा यहाँ से। वो ज्यादा देर एक दूसरे से सुलह सफाई से बात नहीं कर सकते थे, इसीलिए जरियाब खानजादा के खुश्क लहजे में आगे बढ़ने का इशारा करने पर माहीन के गुस्से से नाक के नथने फूले थे और वो दांत कच कचाते हुए पैर पटकते चली गई थी कि वो जितना मर्जी बहादुर बन जाती, कहीं न कहीं जरियाब से वो डरती भी थी, इसीलिए शराफत से अपने कमरे में चली गई थी। जरियाब खानजादा अपने कमरे में बंद बुरी तरह फाइल्स और लैपटॉप में गुम था। जब मुलाजमा ने दस्तक देते उसे नीचे मरियम के आने की इत्तला दी तो वो खुद को थोड़ा पुरसुकून करने के लिए कमरे से निकल गया। लाउंज में आए तो वहां असवन साहब और माहीन पहले से मौजूद थे। असवन साहब ने अभी भी जरियाब को देखते चेहरे पर नो लिफ्ट का बोर्ड लगाया, जिस पर जरियाब ठंडी सांस भरकर रह गया कि वो किसी सूरत जरियाब से नहीं मान रहे थे। चाय बना रही हूँ तो एक कप मेरे लिए भी प्लीज। माहीन को किचन की तरफ जाता देख जरियाब ने अपना ऑर्डर दिया तो उसने मुट्ठियां भींचते पीछे पलट कर उसे घूरा था, जिसकी वजह ये थी कि आज जरियाब ने सारा दिन घर में रहते काम करने के साथ चाय भी न जाने कितनी बार पी थी, और वो चाय बनाने वाली माहीन ही थी, क्योंकि उसे मुलाजमा के हाथ की चाय पसंद नहीं थी। और फिर माहीन जितना मर्जी लड़ झगड़ ले, लेकिन किचन के कामों से कतराती नहीं थी कि उसे कुकिंग का शौक था। वो असवन साहब और जरियाब की पसंदीदा डिशेस बनाती रहती थी। मैं नहीं बना रही, अब मुलाजमा बनाएगी चाय। मैं सुबह से ये काम कर करके थक गई हूँ, माहीन ने अकड़ से कहते दोबारा किचन की तरफ रुख किया था। जरियाब ने उसकी बात का कोई नोटिस नहीं लिया, क्योंकि जानता था चाय वही बनाएगी। बरखुरदार, मुलाजमा के हाथ की चाय बनाने की आदत डाल लो, क्योंकि माहीन को मैं बहुत जल्द रुखसत करने वाला हूँ। असवन साहब का लहजा बहुत कुछ जताता हुआ था, लेकिन आगे से जरियाब कुछ बोला नहीं, बस उनके चेहरे की तरफ देखता रहा। यहाँ भी नाराजगी झलक रही थी। वहीं मरियम कुछ सर्द सा माहौल महसूस करती चौंकी थी। उसने बारी बारी असवन साहब और जरियाब खानजादा का चेहरा देखते कुछ जांचने की कोशिश की थी। इससे पहले कि वो कुछ पूछती, असवन साहब ने सवाल कर दिया तो वो उनकी तरफ मुतवज्जे हो गई। मरियम बेटा, खैरियत से आना हुआ? वहां बढ़ती खामोशी को तोड़ने के लिए असवन साहब ने नरमी से पूछा, तो वो आगे से इस बात में सर हिलाती अपने हाथ में मौजूद कार्ड उनकी तरफ बढ़ा गई। जी दादा जान, सब खैरियत है। ये मैं अपनी मंगनी का कार्ड देने आई थी। 2 दिन बाद रस्म है, आप सब आएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। मरियम की बात पर दादा जान को झटका सा लगा था और उन्होंने जल्दी से जरियाब की तरफ भी देखा, जो धीमी मुस्कुराहट लिए मरियम को सुन रहा था। जबकि असवन साहब जो ये सोच रहे थे कि जरियाब से मरियम के हवाले से बात करेंगे, उसकी दोस्त है तो उससे शादी कर ले, क्योंकि उन्हें ये लगता था कि जरियाब और मरियम एक दूसरे को पसंद करते हैं। वो उस दिन उसी से यही बात करने वाले थे, लेकिन जरियाब तो शादी के नाम पर ही गुस्सा कर गया था। दूसरी तरफ माहीन भी थोड़ा हैरान और परेशान हुई कि उसे भी यही गलत फहमी थी कि जरियाब और मरियम एक दूसरे में दिलचस्पी रखते हैं। असवन साहब ने बड़ी खुश इखलाकी से मरियम को अपने सबका उसकी मंगनी में आने का कहा, तो वो खुशी से चाय वगैरह पीती घर चली गई। उसके जाते ही जरियाब ने असवन साहब से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो उसकी कोई बात सुने बगैर ही उठकर चले गए, जिस पर परेशानी से जरियाब अपनी पेशानी मलता रह गया था। लेकिन जैसे ही उसकी नजर मुस्कुराता चेहरा लिए माहीन पर पड़ी तो उसके माथे पर बल पड़े थे। वो यकीनन दादा जान की इस नाराजगी से पुरजोश हो रही थी। जरियाब ने उसे डराने की कोशिश की और अपनी आंखें दिखाई तो वो जल्दी से मुस्कुराहट खत्म कर गई, लेकिन उसके चेहरे से साफ लग रहा था कि वो बड़ी मुश्किल से अपने लबों पर मचलती मुस्कुराहट को दबा रहे हैं। जिस पर जरियाब चलते कुड़ते कमरे में चल दिया तो उसे माहीन का जोरदार कहका सुनाई दिया। जिंदगी में पहली बार उसे जरियाब खानजादा पर हंसने का मौका जो मिल गया था। जैसे ही मंगनी का दिन आया, असवन साहब ने माहीन को बार बार ताकीद करना शुरू कर दी कि वो बहुत अच्छे से तैयार हो, बल्कि उसके साथ उसे आज खुद से पार्लर जाने का भी बोल रहे थे,
जिस पर माहीन को तो हैरानगी का शिकार हो ही रही थी। दरियाब खानजादा के माथे की तीवियां भी बढ़ने लगी। वो खुद को बोलने से रोक नहीं पाया। दादा जान, आप शायद भूल रहे हैं कि आज मरियम की मंगनी है, ना कि इसकी, जो उसे इतना तैयार शयार होने का कह रहे हैं। जैसे ये है वैसे ही ठीक है। दरियाब खानजादा का लहजा सुलगता हुआ था। उसके सर्द लहजे पर अब माहीन कभी उसे देख रही थी तो कभी दादा जान को, जब दरियाब खानजादा को घूर रहे थे। तुमसे किसने राय मांगी? तुमने जो करना है करो। माहीन वैसे ही जाएगी जैसे मैं कहूंगा। क्यों माहीन बेटा, मानोगी ना अपने दादा जान की बात? दरियाब खानजादा को गुस्से से जवाब देते साथ वो माहीन से उसकी राय लेने लगे, तो माहीन ने ना चाहते हुए भी इस बात में सर हिला दिया, जिस पर अफसन साहब मुस्कुराकर उसके सर पर शफकत से हाथ रख गए। माहीन को ये तो नहीं पता चल सका कि इस वक्त अफसन साहब के दिमाग में क्या चल रहा था, लेकिन फिर भी वो उनकी बात मानने को उसके लिए भी राजी हुई थी, क्योंकि दरियाब खानजादा की बात की नफी जो करनी थी। जो बात और काम दरियाब खानजादा को पसंद नहीं होता था, अक्सर माहीन वो अमल सरंजाम देते उसका खून खौला दिया करती थी। रात के 7 बजे ब्लैक सूट में निक्सिक से तैयार दरियाब कारपोर्च में पहुंचा। यहाँ असफन साहब पहले से मौजूद थे, जबकि माहीन अभी अपने कमरे में तैयार ही हो रही थी। मौका देखते दरियाब खानजादा ने असफन साहब को मनाने का सोचते उनकी तरफ कदम बढ़ाए, जो उससे रुख मोड़े खड़े थे। आई एम सॉरी, प्लीज माफ कर देना। जैसा आप कहेंगे मैं करने को तैयार हूं, बस कुछ वक्त दे दें ताकि मेरा चलता प्रोजेक्ट अच्छे से मुकम्मल हो जाए। असफन साहब के कांधे पर बाजू फैलाए वो मल्तजी लहजे में बोला। तो असफन साहब का गुस्सा भी ठंडा होने लगा। वो ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकते थे। उनके मान जाने पर दरियाब खुशी से मुस्कुराता उनको खुद से लगा गया। जब उसी पल हील की मखसूस आवाज के साथ माहीन का चेहरा दरियाब के सामने आया तो उसकी मुस्कुराते लब सिकुड़े थे। उसकी आंखें सामने से आती कयामत पर जम गई थी। वो भी आज ब्लैक शिफॉन की ड्रेस के साथ, बालों को खुला छोड़े, चेहरे पर हल्का सा मेकअप किए, दिल को छू जाने की हद तक खूबसूरत लग रही थी। पहले कभी वो ऐसा तैयार नहीं हुई थी, और आज हुई थी तो दरियाब खानजादा को उससे नजरें हटाना मुश्किल लग रहा था। वो इस वक्त अपनी नापसंदीदगी भूले उसे तकने में मसरूफ था कि वो जान ही न सका कि उसका दिल आज उसके साथ बगावत कर चुका है। जब माहीन की चहकती हुई सी आवाज उसके कानों में पड़ी तो वो बुरी तरह से चौंका था। अपनी इस बेखुदी सी कैफियत पर वो खुद को बुरा भला कहते अपनी नजरें चुराने लगा। मैं कैसी लग रही हूँ दादा जान? वो चलती उनके नजदीक पहुंच चुकी थी। बहुत अच्छी, हमेशा की तरह बहुत प्यारी। असफन साहब ने खुशदिली से उसकी तारीफ करते उसे खुश किया था, जबकि दरियाब का चेहरा स्पॉट होता जा रहा था। इस सोच के साथ कि वो आज खुद की नजरों को संभाल नहीं पाया तो वहां फंक्शन पर कितनी निगाहें इस हसीना पर उठेंगी, और ये सोच आते ही उसके दिल में चिंगारियां सी फूटने लगी थी। अपनी बदलती दिली कैफियत पर गुस्से के साथ उसे असफन साहब पर भी गुस्सा आने लगा, जो उस लड़की को आफत बनाकर वहां लेकर जा रहे थे। वो अपने लब भींचते गाड़ी की ड्राइविंग सीट संभाल गया तो असफन साहब और माहीन के भी गाड़ी में सवार होने पर वो तेजी से गाड़ी आगे बढ़ा गया। मंगनी के फंक्शन पर पहुंचने पर दरियाब के साथ असफन साहब और माहीन को भी काफी प्रोटोकॉल मिला था, क्योंकि दरियाब मरियम का दोस्त होने के साथ मरियम के फ्यांसी का भी दोस्त था। उनके पहुंचने की थोड़ी देर बाद ही रिंग सेरेमनी की रस्म बखूबी अंजाम पा चुकी थी, जिसके बाद सब मेहमान खाने की तरफ मुतवज्जे हुए थे। माहीन थोड़ी मरियम के साथ स्टेज पर बैठी थी, वहीं दूसरी तरफ दरियाब भी वहीं मौजूद रहा। मरियम और उसके फ्यांसी की कई कजन्स भी वहां मौजूद थे, जिसकी वजह से माहीन अच्छा महसूस न करते स्टेज से नीचे उतर आई थी। उसका रुख असफन साहब की तरफ था। वो कुछ ही फासले पर आई थी जब एक लड़का बर्क रफ्तारी से चलता उसके नजदीक आते उसे जानबूझकर टकराया था। माहीन लम्हे में ये बात जान गई थी, जिसकी बदौलत वो चेहरे पर नागवारी लिए जल्दी से उस लड़के से फासला बनाती आगे बढ़ने को थी कि वो लड़का उसके मुकाबले आता मसनूई खुश इखलाकी निभाते माजरत करने लगा। माहीन ने कुछ बोलना गवारा न करते बस इस बात में सर हिलाया था। जब उसी वक्त दरियाब ये सब देखते जल्दी से स्टेज से उतरते माहीन के पास चला आया था। दरियाब के चेहरे पर मौजूद सख्ती मुलाहजा करते वो लड़का जल्दी से वहां से रफू चक्कर हुआ था। तुम देख कर नहीं चल सकती? उस लड़के के जाने के बाद दरियाब माहीन पर गुस्सा निकालने लगा, तो वो भी जवाबन अपने दोनों बाजू सीने पर बांधे उसकी आंखों में देखते चेहरे के जाविये बिगाड़ गई। मैं हमेशा की तरह देखकर ही चल रही थी, वही बदतमीज अंधा हो चुका था, जानबूझ कर आकर टकराया है मुझसे। माहीन चबा चबा कर बोलते बिगड़े मूड के साथ असफन साहब के पास जाकर बैठी थी, जबकि उस लड़के की जानबूझकर टकराने वाली बात पर
जरियाब का गुस्सा सवार नेज़े पर पहुंचा था। उसे यहाँ से चले जाना ही मुनासिब लगा था, इसीलिए वो उन लोगों के पास आते उन्हें घर चलने का कहने लगा। तो माहीन झट से हाँ कर गई थी कि वो भी कुछ बेचैनी का शिकार हो रही थी। तो असफन साहब भी कांधे उचकाते वापसी के लिए तैयार हुए थे। इसके बाद मरियम के लाख इसरार के बाद भी जरियाब वहां नहीं रुका था। असफन साहब ने जिस सोच के साथ माहीन को मरियम की मंगनी की रस्म पर लेकर गए थे, उनकी वो सोच सच हो चुकी थी। और वो सोच ये थी कि क्या पता माहीन जो वहां आए मेहमानों में से किसी को पसंद आए, और ऐसा हो चुका था। और इसी सिलसिले में मरियम आज उनके पास मौजूद थी। माहीन को पसंद करने वाला वही लड़का था जो इस रात उससे टकराया था। वो मरियम का कजन था और इस लड़के के घर वाले माहीन का रिश्ता लेकर आना चाहते थे, लेकिन पहले मरियम के जरिए उन्होंने अपना पैगाम पहुंचाया था। असफन साहब तो मरियम के हवाले इस रिश्ते के ठीक होने के लिए काफी था, लेकिन जैसे ही जरियाब ने वहां आते अपनी जगह संभाली तो मरियम उसे भी खुशी के साथ माहीन के लिए अपनी कजन और उसके घर वालों की पसंदीदगी बताने लगी, जिसे सुनते साथ ही जरियाब का चेहरा नागवारी का एक तासुर सा देने लगा था। मगर हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं। मरियम की बात मुकम्मल होने के साथ ही जरियाब ने बिला झिझक इनकार किया। तो मरियम अचंभे से उसका चेहरा तकने लगी। जरियाब, ये क्या कह रहे हो तुम? आखिर तुम ऐसे ही हर रिश्ते में नुक्स निकालने लगोगे तो फिर कैसे ब्याहोगे माहीन को? जबकि मुझे ये रिश्ता बहुत मुनासिब लग रहा है, और फिर मरियम के होते कोई परेशानी की बात भी नहीं है। असफन साहब हैरानी भरे लहजे में बोलते। आखिर में इस रिश्ते से 100% मुत्तफिक होने का इरादा जाहिर कर गए थे। दादा जान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जरियाब, आखिर तुम क्या चाहते हो? मरियम भी संजीदगी से इस्तफसार करने लगी। जो भी है, मगर मुझे वो लीचड़ लड़का बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो उस रात जानबूझकर माहीन से टकराया था। अगर ये बात मुझे माहीन उसी वक्त बताती तो वो लड़का मेरे हाथों पिट जाता। वो सख्त लहजे में बोलता। मरियम को चौंका सा गया था। वो कुछ बोले बगैर उसका चेहरा तकने लगी, जैसे कुछ जानने की कोशिश कर रही हो। दरियाब ने ना समझी से उसका ये अंदाज देखा था, और जब वो बोली तो कुछ देर के लिए वहां खामोशी का राज छा गया था। दरियाब, तुम पहले भी कई बार ऐसा कर चुके हो, कई रिश्ते तुम्हारी तरफ से रिजेक्ट हुए हैं। अगर तुम माहीन के लिए इतने ही फिक्रमंद हो तो तुम खुद माहीन से शादी क्यों नहीं कर लेते? क्यों दादा जान को परेशान कर रखा है? मरियम जैसे उसके दिल के अंदर के हाल को समझ रही थी, जबकि असफन साहब तासुब से नफी में सर हिलाने लगे। क्या ऐसा हो जाता तो क्या ही बात थी। वो जानते थे कि अभी भी जरियाब का इनकार ही होगा, लेकिन जरियाब के मुंह से निकलते अल्फाज उन्हें बुरी तरह से चौंका गए थे कि उन्हें लगा कि वो गलत सुन चुके हैं, जबकि मरियम धीमा सा मुस्कुरा रही थी कि वो उस पर सही पकड़ कर चुकी थी। क्या कहा तुमने? असफन साहब ने यकीन करने के लिए दोबारा पूछा था। मैं माहीन से शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अभी शादी नहीं कर सकता। वो ज्यादा देर अपने दिलो दिमाग की कश्मकश में उलझ नहीं सकता था, इसीलिए जो दिल में था वो बात सामने ले आया और अब पुरसुकून सा गहरे सांस भर रहा था। लें दादाजी, आपके पोते साहब राह रास्त पर आ चुके हैं, अब बस सेहरा बांधने की तैयारी करें। मरियम जरियाब की खुशी में खुश थी। आज उसने मुझे बहुत बड़ी खुशी से हमकिनार किया है मरियम, तुम नहीं जानते इन दोनों को एक देखने की मेरे दिल में कितनी ख्वाहिश थी। असफन साहब आंखों में नमी और लबों पर मुस्कुराहट लिए बोल रहे थे। असफन साहब ने बहुत मान और उम्मीद से माहीन के सामने जब एक बार फिर जरियाब का नाम रखा तो वो हैरानगी से उन्हें देखने लगी। दादा जान, ऐसे कैसे? वो तो इनकार कर चुके हैं ना? माहीन का लहजा लड़खड़ाया था। उसे लगा शायद दादा जान ने जरियाब को इस रिश्ते के लिए मजबूर कर दिया है। उसकी बात पर असफन साहब मुस्कुरा दिए। इस मुस्कुराहट से उनका चेहरा चमक रहा था। हाँ, ऐसा ही हुआ था, जिस पर मैं इस बात को वहीं दबा गया था, लेकिन अब मेरे उस सरफिरे पोते ने खुद तुम्हारा नाम लिया है। माहीन, तुम नहीं जानती बेटा मैं कितना खुश हूँ, और बस तुम हाँ कर दो तो किसी दिन निकाह की रस्म कर लेते हैं। वो जरियाब की रजामंदी जाहिर करते अपनी खुशी भी बयान कर रहे थे। माहीन ने कुछ पल खामोश रहने के बाद असबाब में सर हिलाते उनकी खुशी को दुबाला कर दिया था। वो भी अपने लिए आते साबका लड़कों की असलियत अच्छे से जान गई थी, इसीलिए नित नए चेहरों के आगे तमाशा बनने से बेहतर था कि जरियाब को कबूल कर ले। कुछ दिन बाद एक छोटे से फंक्शन में उन दोनों का निकाह कर दिया गया कि रुखसती के लिए जरियाब ने वक्त मांगा था। निकाह की अगली सुबह माहीन बहुत झिझकते हुए नाश्ते की टेबल पर आई। यहाँ असफन साहब और जरियाब पहले से मौजूद थे। माहीन ने आहिस्तगी से सलाम करती अपनी जगह पर जाकर बैठी, नजरें झुकाए नाश्ता करने लगी। जब जरियाब खानजादा सीधा डायरेक्ट उससे मुखातिब हुआ था।
घर में फारिग रहने से कुछ हासिल नहीं होगा। मैं चाहता हूँ तुम अपनी स्टडी दोबारा से शुरू कर लो। अपने डॉक्यूमेंट्स देना, मैं आज ही किसी अच्छे कॉलेज में अप्लाई कर दूंगा। दरियाब खानजादा धौंस तो पहले भी उस पर जमा लेता था, लेकिन आज तो उसके हर अंदाज में एक हाकमियत झलक रही थी कि वो अब उसकी हर आती जाती सांस का भी मालिक बन चुका है। मगर माहीन ने बरजस्ता मुंह बनाते कुछ बोलना चाहा, जब असफन साहब ने उसकी बात काटते ज़रियाब के हक में बोल पड़े। हाँ बेटा, ज़रियाब बिल्कुल ठीक कह रहा है। असफन साहब की बात पर माहीन ने ज़रियाब को घूरने के लिए जैसे ही अपनी झुकी नजरें उठाईं, इससे पहले ही अपनी तरफ मुतवज्जे देख उसकी आंखें लर्जी थी। उसकी आंखों से छलकता इस्तेकाक माहीन को शर्म से सुर्ख कर गया। पहले कभी माहीन का ऐसी सूरत हाल से वास्ता नहीं पड़ा था, इसीलिए उसका दिल जोरों से धड़कने लगा था। जबकि ज़रियाब खानजादा एक तरफा मुस्कुराता अपना नाश्ता मुकम्मल करते उठ गया था कि वो अपनी नज़रों से ही अपनी मनकूहा को लर्जा कर रख गया था। निकाह के कुछ दिन बाद माहीन को ज़रियाब और असफन साहब की पुरजोर इसरार पर कॉलेज ज्वाइन करना पड़ा था, लेकिन उसकी पढ़ाई में दिलचस्पी बिल्कुल सिफर थी। वो बस खाना पूरी के लिए कॉलेज जा रही थी। ज़रियाब उसे कई बार ऑफर कर चुका था कि वो उसे पढ़ा देगा, उसके पास आ जाया करे, लेकिन माहीन ये सुनते ही काम बंद कर लिया करती थी। जब कॉलेज में एक पार्टी आई तो उसने ऐसे ही खाने की टेबल पर इस पार्टी का तस्करा कर दिया, जिस पर हस्ब आदत ज़रियाब फौरी इनकार कर चुका था कि इस पार्टी में माहीन नहीं जाएगी, क्योंकि पार्टी रात को थी और माहीन जो पहले न जाने का इरादा किए हुए थी, अब जिद्दी बनती पार्टी में जाने की तैयारी बांध चुकी थी। वो हर बात पर ज़रियाब खानजादा के हक जताने पर ऐसा महसूस करने लगी थी जैसे वो ज़रियाब खानजादा के अनदेखे हिसार में कैद होती जा रही है। यहाँ उसकी मर्जी की कोई वैल्यू ही नहीं है। यानी वो अपनी खुदकार सोचों में खुद को दुरुस्त समझती पार्टी में जाने की तैयारी करने लगी थी। इस तरह से वो ज़रियाब पर बावर करवाना चाहती थी कि वो उस पर हर वक्त हुक्म नहीं चला सकता। उनके निकाह को 4 माह हो चुके थे और इस दौरान कोई ऐसा लम्हा नहीं था जब उसने ज़रियाब के लिए अपने दिल में कुछ खास महसूस किया हो। वो अपनी तैयारियों में मगन थी जब उसी वक्त ज़रियाब खानजादा सर्द तासुरात के साथ कमरे में दाखिल होते कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर गया, जिस पर माहीन अपनी जगह साकित हुई थी। दरवाज़ा क्यों बंद किया? माहीन की आवाज़ हलक में अटक गई थी। तुम इतनी अच्छी तरह से सजी सवरी हो, यकीनन मेरे लिए, तो अब इस तैयारी को ज़रा खराज तहसीन तो पेश कर दूं। वो दांत पीस कर बोलता उसकी तरफ कदम बढ़ाने लगा तो माहीन कप कपा सा गई थी। ज़रियाब खानजादा का हर बढ़ता कदम माहीन के दिल की धड़कन रोकने का सबब बन रहा था। ज़रियाब उसके नज़दीक पहुंचा तो अपनी सांस भी रोक गई थी। ज़रियाब ने एक नज़र उसका सजा समरा रूप देखा तो उसकी आंखों में गहरी लगावट पैदा होने लगी थी, जिससे माहीन अनजान ही थी। यही वजह थी कि ज़रियाब जैसे ही उसके चेहरे की तरफ झुका, वो अपनी आंखें जोर से बंद करती, अपने बचाव का कोई चारा ना देखते, जल्दी से उसके कांधे में अपना चेहरा छुपाते। ज़रियाब को हैरान कर गई थी। मैं नहीं जा रही, कहीं भी नहीं जा रही, माहीन बमुश्किल ज़रियाब के अताब से बचने को बोली थी। उसकी हालत पर ज़रियाब मुस्कुरा दिया, जो आज पहली दफ़ा उसके सामने भीगी बिल्ली बनी थी, वरना तो हमेशा बराबर का मुकाबला करने के लिए तैयार रहती थी। मगर मैं तो तुम्हें लेने आया था ताकि कॉलेज पार्टी में ले जा सकूं। ज़रियाब की बात पर माहीन ने हैरानगी से उसकी तरफ देखा था, जो अब चेहरे पर नरमी लिए हुए था। सच कह रहा हूं, मगर हाँ, मैं वहीं कॉलेज के बाहर मौजूद रहूंगा और जब तुम्हारा दिल भर जाए तो आ जाना, फिर घर आ जाएंगे। ज़रियाब ने बोलते साथ हाथ बढ़ाते उसके चेहरे पर झूलती बालों की लटों को छुआ तो उसकी उंगलियां माहीन के रुखसार से टकराती उसे झुरझुरी सी लेने पर मजबूर कर गई थी। उसके लम्स पर वो सुर्ख पड़ने लगी थी और फिर ज़रियाब भरपूर हक जताता उसका हाथ पकड़े उसके कमरे से निकला था। माहीन को कॉलेज के गेट के सामने उतारते वो गाड़ी वहीं एक साइड पर पार्क कर गया। उसने आज पहली बार माहीन पर जबरदस्ती ना करते उसे अपनी मर्जी करने दी थी, ताकि वो खुद अपने अच्छे बुरे के बारे में जान सके। ज़रियाब खानजादा अच्छे से कॉलेज की इन रात की पार्टियों के बारे में जानता था, इसीलिए उसने कॉलेज के बाहर ही रुकने का फैसला किया था। और जब 1 घंटा होने से पहले ही माहीन बाहर आती दिखाई दी तो वो पूरे दिल से मुस्कुरा दिया था कि कहीं न कहीं वो उसकी आदत के बारे में जानता था।
कि वो बस उसकी जिद में पार्टी में आई थी, वरना उसे ऐसी पार्टियों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मेरी मिसेस का कॉलेज की पार्टियों का शौक पूरा हो गया हो तो कॉलेज आने के असल मकसद की तरफ भी ध्यान दे ली तो अच्छा होगा। और अब से तुम्हें रोज मैं ट्यूशन्स दूंगा, शराफत से मेरे कमरे में आ जाना या फिर मैं तुम्हारे कमरे में आ जाया करूंगा। ज़रियाब ने बगैर कोई सवाल किए गाड़ी आगे बढ़ाते कहा तो माही, जो थोड़ा शर्मिंदा सी थी उसकी पढ़ने वाली बात पर, वो सब भूलती नफ़ी में सर हिलाने लगी। मुझे नहीं पढ़ना, कोई शौक नहीं है मुझे पढ़ने का, अजीब जबरदस्ती है। वो तेज लहजे में मुंह बसोड़ती बोली थी। पढ़ने का शौक नहीं है तो फिर ठीक है, रुखसती करवा लेते हैं। ज़रियाब ने बड़े सुकून से उसे बेसुकून किया था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ज़रियाब की बात पर वो जल्दी से घबराहट ज़दा लहजे में बोलती उस पर भी इनकार कर गई थी। तो फिर? ज़रियाब खानज़ादा ने सवालिया निगाहें उस पर टिकाईं तो धीमे से लहजे में मिनमिनाई थी। मैं पढ़ लूंगी। बोलते साथ वो अपने चेहरे का रुख मुखालिफ सिमत कर गई थी, लहजे में बेबसी थी। पढ़ाई के लिए उसकी बेजारी देखते ज़रियाब ने नफ़ी में सर हिलाया था। अगले दिन से ज़रियाब अपने कहे के मुताबिक अपनी ढेरों मसरूफियत में से उसके लिए वक्त निकालने लगा था। वो जो हमेशा माहीन से कोई रिश्ता उसवार नहीं कर सका था, अब वो चाहता था कि वो शादी से पहले अपने और माहीन के दरमियान पुरानी रंजिशें खत्म कर दे। और ये तभी मुमकिन था जब वो दोनों एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते, एक दूसरे के मिजाज को समझते। वक्त गुजरते माहीन में बहुत बदलाव आए थे, जिसकी वजह ज़रियाब खानज़ादा का नर्म लहजा और अंदाज था। उसे बहुत नरमी से और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाता था कि अब उसका दिल भी पढ़ाई में लगने लगा था। जैसे ही उसने अपना 1 साल मुकम्मल करते पेपर्स दिए, उन्हीं दिनों ज़रियाब खानज़ादा का प्रोजेक्ट भी इख्तिताम को पहुंचा था और उसमें उसने बहुत बड़ी कामयाबी समेटी थी। और वो इस खुशी के मौके पर अब माहीन को मुकम्मल तौर पर अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता था। ज़रियाब ने जब अपने मुंह से माहीन को ये बात कही तो नजरें चुराने लगी थी। वो दोनों अब आराम से हर बात बगैर लड़े झगड़े कर लिया करते थे, लेकिन इसके बावजूद बीवी की हैसियत से ज़रियाब के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करना माहीन को बौखलाहट ज़्यादा कर देता था। शायद ये उसकी फितरी शर्म हया थी, जिसकी वजह से एक झिझक सी आड़े आ जाती थी। नहीं, वो मैं, माहीन से कुछ बोलना मुहाल हुआ था। वो मैं क्या यार, हमारे निकाह को इतना अरसा हो गया, अब रुखसती हो जानी चाहिए दादा जान के साथ मेरा भी यही फैसला है। ज़रियाब खानज़ादा इस्तरारी कैफियत में बोल रहा था। उसके हर अंदाज से बेकरारी सी नजर आती थी कि वो अब मजीद माहीन से दूर नहीं रह सकता था। मुझे भी मजीद पढ़ना है, आपका ही शौक है ना, ये तो मुझे भी अंदाजा होने लगा है कि पढ़ाई बहुत अच्छी चीज़ है। माहीन को बचने के लिए यही बहाना मिला था, जिस पर ज़रियाब ने कुछ देर उसे बगौर तका था। उसका लरसता वजूद, सुर्ख पड़ता चेहरा और बार बार नजरें चुराना ज़रियाब पर सब वाजे कर गया था। तो वो दिल फरेबी से मुस्कुराया था कि वो शर्मा रही थी। ज़रियाब ने अपना हाथ आगे बढ़ाते उसका हाथ पकड़ा और एक झटके से उसे अपने नजदीक किया तो माहीन ने घबराते हुए उसकी नजरों में देखा था। यहाँ वाजे होता अपना ही अक्स देखते वो फिर से अपनी आंखें झुका गई थी। अच्छा है, तुम्हें पढ़ाई की कदर हो गई और तुम जितना चाहो पढ़ सकती हो, लेकिन रुखसती के बाद, ताकि जब तुम्हें पढ़ाते हुए मुझे तुम पर प्यार आए तो मुझे खुद पर जब्त करने के पहरे ना बिठाने पड़े और मैं खुलकर अपने प्यार का इजहार कर सकूं। और अब तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा, तो बस सब भूलते मुकम्मल मेरी होने के लिए तैयारियां शुरू कर दो, क्योंकि मैं और दादा जान डेट फाइनल कर चुके हैं। वो नजरों ही से उसे अपने दिल में बसाते भारी लहजे में अपनी बात कहता माहीन को मानने पर मजबूर कर गया था। उसे मुंतजिर निगाहों से अपनी तरफ देखता पाकर माहीन ने धीरे से असबाब में सर हिलाते जल्दी से उसके बाजुओं को जकड़े उसके कांधे में अपना चेहरा छुपाया था, जिस पर ज़रियाब खानज़ादा जोर से हंस दिया था।